अब आगे देख रहे हैं हम कि जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, अब ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, उनका अब नेक्स्ट मूव क्या है, वो नेक्स्ट करना क्या चाह रहे हैं वो देखते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने किया क्या, अब इनका पर्पस क्या है, इनका मकसद क्या है, अब वो देख रहे हैं। देखिए, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया और उन्होंने फ्रांस के अंदर अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के बाद अब उनका ये मकसद है कि यूरोप के जो दूसरे देश हैं, तो यूरोप के जो दूसरे देश हैं जहां पे मोनार्क चल रहा है, वहां से मोनार्क को हटाएंगे और डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, ये मत पर्पस है। तो जो मिशन है, जो फ्रांस के अंदर उन्होंने जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की है, फ्रांस के अंदर जो मोनार्क को खत्म किया है, अब डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया है, अब ये चाह रहे हैं कि जो ये फ्रांस के लोग हैं वो यूरोप के अंदर इस किंगशिप को, इस रूल को खत्म करें। और इसको, इसका जो इनिशिएटिव है, इसकी जो शुरुआत है, वो फ्रांस के लोग अब जाएंगे और दूसरी जगह पे जाके करेंगे। और यही कारण था, आपको ध्यान होगा, जैकोबिन क्लब्स का निर्माण या शुरुआत होती है, यही वो कारण था। तो कुल मिला के फ्रांस अब यूरोप के बाकी नेशन में डेमोक्रेसी लेकर आने वाला है, ये उनका पर्पस है। और यही वो कारण है, क्योंकि आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है ड्यूक मेटरनिच, ऑस्ट्रिया के चांसलर है। चांसलर मतलब आप किंग समझ सकते हो। यही वो कारण है कि उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यही वो कारण है। इस वजह से फ्रांस को मेटरनिच ने ट्रीटी ऑफ 1815 में जो समझौता हुआ, उसके कारण उसने उसको रोका, स्टॉप किया। यही वो कारण है जिसमें 4 कंट्री आकर के ट्रीटी करते हैं। उस ट्रीटी के बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो है इनका ये मोटिव है कि हेल्प द अदर पीपल ऑफ यूरोप, ताकि वो नेशन बनाए, ये उनका पर्पस है, ये फ्रांस के लोगों का पर्पस है। अब आगे देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट। तो ये जो खबर है कि फ्रांस के लोग अब चाह रहे हैं कि वो बाकी नेशन डेमोक्रेटिक बने, तो यहाँ पे जो न्यूज है कि भाई फ्रांस के जो बाकी नेशन है जो डेमोक्रेटिक बने, ये न्यूज देखो, यूरोप फ्रांस से अब दूसरी जगह पे स्प्रेड होने लगी, यूरोप के दूसरे शहरों में स्टेब्लिश होने लगी। और यहाँ पे जैकोबिन क्लब का निर्माण किया जाता है, जैकोबिन क्लब्स का गठन किया जाता है। तो ये जैकोबिन क्लब्स क्या है, ये पॉलिटिकल ग्रुप है जिसका पर्पस है कि अब यूरोप के अंदर से किंगशिप को खत्म करेंगे और यूरोप के अंदर हम क्या लेकर आएंगे, अब डेमोक्रेटिक लेकर आएंगे। इस पर्पस से जैकोबिन क्लब्स का निर्माण किया गया था। तो जैकोबिन क्लब्स का निर्माण होता है और इसमें हम देखेंगे जो मेंबर्स हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास या बाकी जो वहां कॉलेज के स्टूडेंट हैं या सामान्य जनता, इस क्लब के मेंबरशिप में आने लगती है। और ये जैकोबिन क्लब्स यूरोप में कई जगहों पे स्टैब्लिश हो गए। और इसी स्टैब्लिश के कारण हम देखते हैं कि जब हमारा रेवोल्यूशनरी वॉर चलता है, तो रेवोल्यूशनरी वॉर का मतलब है जब फ्रांस यूरोप के बाकी नेशन की तरफ आगे बढ़ता है, नेपोलियन आगे बढ़ रहे हैं, फ्रेंच आर्मी जब आगे बढ़ रही है, तो दूसरे देशों के अंदर वहां की जनता अब चाह रही है कि फ्रेंच हमारे पे रूल करें, हम मोनार्क के रूल से हट जाएं, ऐसा वो चाह रहे हैं। और यही वो कारण है, यहां पे देखते हैं हम कि हॉलैंड 1795 में जब फ्रांस की जनता हॉलैंड में आती है, तो जनता नेपोलियन का सपोर्ट कर देती है और हॉलैंड डेमोक्रेटिक हो जाता है। या ऐसे कहें, हॉलैंड के ऊपर नेपोलियन का रूल। बेल्जियम भी 1794, स्विट्जरलैंड या इटली, तो ये घटनाएं हम इसके साथ देख रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं इसी सीरीज में, अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर की जो खबरें हैं, ये अब फ्रेंच आर्मी जब आगे बढ़ रही है तो वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में बाकी जगहों तक लेके जा रही है। और इसी के बाद फ्रांस ने जो अपने यहाँ पे स्टैब्लिश किया था सिंगल रूल सिस्टम एक्सेट्रा, उस सारे सिस्टम को यूरोप के बाकी नेशन पे स्टैब्लिश करने जा रही हैं। उसी सीक्वेंस में देखते हैं कि नेपोलियन ने कौन कौन से स्टेप उठाए। पहले हमें यह समझना है कि 1799 में नेपोलियन ने पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसने कुछ कोड लेकर आए, नेपोलियनिक कोड। लेकिन उसके पहले हम फ्रांस के अंदर जो डेवलपमेंट हुए थे, जैसे नेपोलियन ने एक लार्ज एरिया पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया फ्रांस से आगे चल के, नेपोलियन बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आया
और उसने इस रिफॉर्म को जो फ्रांस में उसने लगाए थे, अब यूरोप के बाकी नेशन में उसने उन रिफॉर्म्स को लगाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेपोलियन के आने की वजह से जो फ्रांस डेमोक्रेटिक हुआ था, अब वो फिर एक सिंगल रूल डिक्टेटरशिप, या मैं ऐसे कहूँ डेमोक्रेसी का खत्म होना और डिक्टेटरशिप का आना, या मैं ऐसे कह दूं कि अब जो नेशन स्टेट हैं वो खत्म हो गए और मॉडर्न स्टेट आ गए। नेपोलियन के आने से कुछ ऐसी घटना घटी, लेकिन उसके बाद भी जनता कहीं ना कहीं बहुत खुश थी, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी, जो स्टेप्स उठाए गए थे, वो सारे स्टेप्स अब यूरोप के उन जगहों पे इंप्लीमेंट होने जा रहे थे जहां पे नेपोलियन का रूल होने जा रहा था। ये चीजें हम कुछ देखते हैं और इसी सीरीज में नेपोलियन कुछ स्टेप्स लेकर आता है और कुछ रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करता है। उन रिफॉर्म्स को हम नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड 1804 के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये एनसीईआरटी का निकल कर आता है। नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड क्या है? तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ कानून हैं, उसको हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं। नेपोलियन उसके नाम से संबंधित है, सिविल का मतलब जनता, कोड मतलब कानून। तो नेपोलियनिक सिविल कोड आए कब? 1804 में। इस वजह से इसको नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड 1804 कहा जाता है। इन कोड के अंदर कुछ महत्वपूर्ण स्टेप उठाए गए हैं। पहला स्टेप कि जो भी प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ था उसको खत्म कर दिया गया। इसका मतलब है पहले ये होता था यूरोप के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति राजा के परिवार से संबंधित है उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए जाते थे, अब वो सारी चीजें खत्म। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अब इक्वालिटी स्टैब्लिश हो चुकी है। इस कोड के अंदर दूसरी चीज थी इक्वालिटी बिफोर लॉ, सारे नागरिकों को इक्वल कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी ये दे दिया गया। नेपोलियन ने कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए जिससे डेवलपमेंट ट्रेड में, इकोनॉमी में किया जा सके। उसमें से जो मेजर हैं उसमें नेपोलियन ने सिंप्लीफाई किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब है कि एक देश को कैसे रूल किया जाए, उस सिस्टम को उसने ऊपर किया, अच्छा किया, रिफॉर्म किया। इसमें नेपोलियन सेंट्रलाइज सिस्टम लेकर आया। कहने का मतलब अब एक व्यक्ति के द्वारा कमांड दिया जाएगा और बाकी इसको फॉलो करेंगे। और नेपोलियन ने ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को डच, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी जैसी जगहों पे इंप्लीमेंट किया। इसके अलावा हम देखते हैं फ्यूडल सिस्टम को उसने अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? तो फ्यूडल सिस्टम ये एक सिस्टम होता है जिसमें जमीन का जो ओनर होता है ये, और इस जमीन पे उसने अगर किसी व्यक्ति को काम पे रखा है, ये इन दोनों का जो संबंध है कि ये इसको टैक्स देगा या इसके लिए काम करेगा, ये फ्यूडल सिस्टम ही उसने खत्म कर दिया। और ये जो इसके अंदर काम करने वाले जो पीजेंट्स हैं, नेपोलियन ने अपने कोड के अंदर इसको फ्री कर दिया। अब पीजेंट खत्म। सर्वडम, जो सर्वडम पीजेंट या वर्कर, अगर वो ओनर के लिए कोई काम करता था, इस फ्यूड के लिए, इस मैनर के लिए कोई काम कर रहा है, तो उसको भी खत्म कर दिया गया। मैन्योरियल ड्यूज, ये जो इसमें काम करने वाला व्यक्ति है इसको एक टैक्स देना पड़ता था अपने मालिक को, इसको मैन्योरियल कहते थे, मैन्योरियल ड्यूज। उस पेमेंट को इसने खत्म कर दिया नेपोलियन ने। तो ये कुछ स्टेप उठाए नेपोलियन ने। अब इन स्टेप के बाद हम क्या देख रहे हैं? इसके अलावा नेपोलियन ने ट्रेड आगे बढ़े, इसको करने के लिए गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड व्यापारिक संगठन होते हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस को उसने खत्म कर दिया। ये एक और स्टेप उठाया। कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को उसने और इंप्रूव किया ताकि ट्रेड आगे बढ़े। पीजेंट, आर्टिस्ट, वर्कर्स, बिजनेसमैन, जो उनको अभी फ्रीडम दिया गया, ये फ्रीडम से वो लोग बहुत खुश थे और वो लोग ये चाहते थे कि अब हम और ज्यादा प्रोडक्शन करें, कहीं ना कहीं कंट्री डेवलप हो, ये वो भी चाहते थे। इन सारों का बेनिफिट ये होता है, इन सारी एक्टिविटीज का बेनिफिट ये होता है कि बिजनेसमैन अब ये समझ चुका था कि कहीं ना कहीं अब
इससे इतने सारे जो यूनिफॉर्म लॉ नेपोलियन लेकर आया, या जो इतने सारे कॉमन मेजर्स लेकर आ गए, इन यूनिफॉर्म लॉ की वजह से, स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम की वजह से, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट सिस्टम की वजह से, एक कॉमन करेंसी की वजह से, ये सारे स्टेप, इससे होगा क्या, जो व्यापार है, ट्रेड है, वो फ्लरिश होगा, और कहीं ना कहीं इससे व्यापारी जो होंगे वो बहुत खुश होंगे। ये थी। और जायज़ सी बात है कि फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप के जो बाकी देश थे वो चाहते थे कि अब वो डेमोक्रेटिक हो, और इसी वजह से उन्होंने फ्रेंच आर्मी का बहुत सपोर्ट किया। जैकोबिन क्लब्स जो स्टैब्लिश हुए थे यूरोप के अलग अलग पार्ट में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन जो उनका स्टार्टिंग, जो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, वो हम देखते हैं समय के अनुसार धीरे धीरे जो फ्रेंडली बिहेवियर था, कि फ्रेंच की आर्मी को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, सिंबल ऑफ फ्रीडम और इंडिपेंडेंस जाना जाता था, कुछ ही समय पे वो सारी जो खुशी थी वो खत्म हो गई, और फ्रेंच आर्मी या फ्रांस और बाकी यूरोप के कंट्री आपस में दुश्मन की तरह लड़ने लगे। और ये घटनाएं यूरोप के हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रसल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो, इन सारी जगहों पे देखी जा रही थी। आखिर सवाल उठता है, क्या ऐसे कारण थे जिन वजहों से अब यूरोप के देश जो कभी चाहते थे कि नेपोलियन उन पे आके रूल करे, अब वो चीज़ें खत्म हो गई? क्या ऐसे कारण हैं? तो उन कारणों में अगर देखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि पॉलिटिकल फ्रीडम का मिसिंग होना। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि पॉलिटिकल फ्रीडम कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग हो रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है। इसी में देखते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम का मिसिंग होना, टैक्सेशन जो इम्प्रूव किया गया, सेंसरशिप लगाई गई, और फ्रेंच की आर्मी में जो जबरदस्ती भर्ती किया जाता था, ये चीजें बहुत नेगेटिव साबित होती हैं फ्रांस के लिए। तो फ्रांस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए थे उसके पॉजिटिव इंपैक्ट से ज्यादा इसके नेगेटिव इंपैक्ट प्रीवेल कर गए पूरे के पूरे यूरोप में। और फाइनली एनसीईआरटी एक इमेज पे इस टॉपिक को खत्म करती है, और वो इमेज आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा है, इमेज ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि 1813 में बैटल ऑफ लिप्जिग, ये वो एक इवेंट है जहां से नेपोलियन अब अपनी लेगेसी को खत्म कर रहा है, कम कर रहा है, और उसको समझाने के लिए एक इस तरह के प्रिंट का यूज किया गया है जिसमें नेपोलियन अब यूरोप से फ्रांस की तरफ रिटर्न हो रहा है। मतलब ये फ्रांस है और ये पहले यूरोप पे कैप्चर करके रखा था, और जैसे जैसे वो फ्रांस की तरफ बढ़ रहा है तो वो एरिया जो इसने जीते थे वो इसके बैग से निकलकर छूट रहे हैं, गिर रहे हैं। इसका मतलब अब ये फ्रेंच आर्मी के कंट्रोल के बाहर है। यहां पे नेपोलियन को एक पोस्टमैन की तरह दिखाया गया है, और ये बैग से इसके जो लेटर निकल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि अब ये इंडिपेंडेंट फ्रेंच या नेपोलियन के कंट्रोल से हो चुकी। यही इसका लास्ट टॉपिक है इस हेडिंग का। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी उसमें हम कौन कौन से इसमें डायलेक्ट्स हैं, लैंग्वेज हैं, इसको हम देखेंगे। फ्रांस के अंदर कौन से एम्पायर थे उसको देखेंगे हम।